पद्मा, पद्मश्री सम्मान जो उन लोगों के लिए है जो बहुत साधारण जीवन जीते हैं लेकिन काम असाधारण करते हैं, जिनकी पहचान उनके नाम से नहीं बल्कि उनके काम से होती है, जो स्वयं से पहले समाज को और राष्ट्र को रखते हैं। जिस इतिहास को हम और आप किताबों के पन्नों में खोजते हैं, ये उस इतिहास को असल में ढूंढ निकालते हैं और आज के लोगों का परिचय हमारे बीते हुए, भूले हुए लेकिन बेहद गौरवशाली कल से कराते हैं। ये हैं पीपल्स पद्मा अवार्डी पद्मश्री डॉक्टर नारायण व्यास। डॉक्टर नारायण व्यास एक ऐसे साधक जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इतिहास की उन परतों को समझने में लगा दी जो अक्सर हमारी नजरों से ओझल रह जाते हैं। 5 जनवरी 1949 को जन्मे डॉक्टर व्यास का सफर केवल किताबों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने इतिहास को धरती की गोद में खोजा। फाइन आर्ट से आर्कियोलॉजी की ओर बढ़ते हुए उन्होंने अपने जुनून को ही अपना जीवन बना लिया। 4 दशकों से अधिक समय तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ काम करते हुए डॉक्टर नारायण व्यास ने मध्य भारत की प्राचीन धरोहरों को खोजने, समझने और सहेजने का महत्वपूर्ण कार्य किया। भीमबेटका की प्रागैतिहासिक गुफाएं, विंध्य क्षेत्र की रॉक पेंटिंग्स और मालवा की प्राचीन बस्तियां, इन सभी के दस्तावेजीकरण और इन्हें संरक्षित करने में उनका योगदान अतुलनीय रहा। उनके प्रयासों ने भारत की प्रागैतिहासिक धरोहर को न केवल पहचान दिलाई बल्कि उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भी किया। डॉक्टर नारायण व्यास, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी और हम चाहेंगे कि आप देश भर के लोगों को बताएं, आपको आपके किस काम के लिए पद्मश्री दिया गया है? मेरे को पुरातत्व के काम के लिए पद्मश्री दिया गया है, क्योंकि ये पुरातत्व का एक ऐसा विषय, जटिल विषय है जिसको समझना सबके बस की बात नहीं है। जैसे इतिहास और पुरातत्व दोनों एक दूसरे के पहलू के 2 पहलू हैं। बिल्कुल। इतिहास क्या हमें ऊपर दिखता है और पुरातत्व जमीन के अंदर है। जब तक हम पुरातत्व को खोज नहीं करेंगे, उत्खनन नहीं करेंगे, तब तक हम इतिहास कैसे बनाएंगे? कितनी हमें सभ्यताएं हैं जो भी अंदर दबी हुई है, तो हम तो नाम सुनते हैं कि इतिहास है या ये सभ्यताएं हैं, लेकिन वो सभ्यताएं क्या थी उसको पता करने के लिए पुरातात्विक उत्खनन करना पड़ता है। और उत्खनन करने के लिए कई चीज़ें देखना पड़ती है हमें कि कौन सी जगह बसावट थी, कौन सी जगह नहीं थी। तो जितनी नदी घाटियाँ आती है, क्योंकि मनुष्य के लिए पानी आवश्यक था, तो पानी के लिए लोग क्या है कि नदी किनारे रहते थे पुराने समय में। सिविलाइजेशन जितने थे वो नदी किनारे नहीं रहते थे, क्योंकि पानी प्रमुख था और पानी से सब काम होता था। जब ये बाढ़ या प्रलय या कुछ बारिश हो जाती थी तो लोग छोड़ के चले जाते थे, उनके मकान वैसे ही रह जाते थे, उनके सामान जो है जो नहीं ले जा सकते वो सब वहीं रहते। जब पानी की बाढ़ जब उतर जाती तो वहाँ मिट्टी का जमाव और टीले बन जाते। ऐसे करते करते कई फीट टीले बन जाते हैं, तब क्या फिर लोग वहाँ से छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। लेकिन उस लोग कहते हैं कि बेचिराग गाँव था, वहाँ कोई बसावट थी, लेकिन ये सब कहावत रहती। लेकिन कहावत को सिद्ध करने के लिए ये पुरातत्व का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे साहित्य हो, चाहे कहावतें हो, पुरातत्व के बिना हम कुछ काम नहीं कर सकते। तो उन जगह खंडरों में घूमते हैं, नदी किनारे घूमते हैं, वो पुरानी चीज़ें ढूंढते हैं कि क्या ऐसी चीज़ है जिससे पता चलता है पुरानी सभ्यता है। तो हमें वो सिक्के मिलते हैं, मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, जैसे जड़ और चेतन। जी, जड़ तो जमीन के अंदर है, और जब पौधा बड़ा होगा, चेतेगा तो बड़ा हो जाएगा, तो चेतन हो गया। जड़ और चेतन तो दोनों एक दूसरे से, इतिहास पुरातत्व है, जड़ और चेतन है, इसको हमको समझना है इन चीज़ों का। तो वही पुरातत्व है। और पुरातत्व क्या है? एक विज्ञान है, साइंटिफिक चीज़ है। कोई पुरानी वस्तुओं का या पुराने मॉन्यूमेंट्स का साइंटिफिक स्टडी हम करते हैं तो पुरातत्व विज्ञान कहलाता है। ये हम सबको इस चीज़ के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि पुरातत्व क्या है। ये विषय एक ऐसा है, मैं सोचूं मैं अकेला कर लेता हूँ, ये नहीं, ग्रुप का काम होता है। लेकिन इसमें क्या हुआ, जैसे मैं आपको व्यक्तिगत भी ऐसे बताना चाहूँगा कि मेरी जो शादी हुई है श्रीमती साधना व्यास, तो क्या है, पहले ये स्कूल में थी, स्कूल की प्रिंसिपल थी, लेकिन मेरा काम जब इन्होंने देखा कि मैं अकेला काम कर रहा हूँ, जगह जगह जा रहा हूँ, तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ के मेरे साथ काम करना शुरू कर दी। तो हम दोनों ने
अपनी गाड़ियों में किया, सामान ले वाह। जाते हैं, जगह जगह जाते हैं और एक जागरूकता पैदा करते हैं लोगों में। तो युवा नारायण व्यास ने कब या किस क्षण में ये सोचा कि मुझे आर्कियोलॉजिस्ट बनना है? क्योंकि उस समय क्या ये इतना जाना माना प्रोफेशन था कि बहुत सारे लोग क्या इसमें आते थे? हम तो समझते कि इतिहास ही इतिहास है, लेकिन इतिहास से पुरातत्व कैसे हम जोड़ा, इसकी भी बड़ी रोचक बात है। मैं बचपन में उज्जैन में रहता था। अच्छा। और कुछ चित्र वगैरह बनाता रहता था। घर पुराना कच्चे मकान थे, दीवार कच्ची थी। हम क्या करते हैं, लकड़ी का कोयला का घर में होता था, लकड़ी जलाते थे, तो हम जगह जगह चित्रकारी करते रहते थे। दीवारों पे करते, ज़मीन पे करते रहते, जहाँ हमारा यह करते। तो क्या सब लोग, क्या घर के लोग परेशान हो गए कि क्या दिन भर ये काले पीले करते रहते हो, कहते हैं काला लिख करते हो तो हमेशा उधारी होगी, परेशान हो जाएंगे। तो हमने क्या, अब क्या करें, आती आर्ट। तो बाई चांस क्या हुआ, मेरे पिताजी इतिहास के थोड़े समझते हुए थे, आर्य समाज के वो जानकार थे, अच्छा। प्रधान भी थे। तो उन्होंने एक काम किया कि वहाँ आर्य समाज में प्रधान होने के नाते उन्होंने डॉक्टर वाकणकर जी को बुलाया कि चलो एक सरस्वती नदी पे या वैदिक सभ्यता पे इनका व्याख्यान हो जाए। जब व्याख्यान खत्म हो गया तो मुझे उनसे मिला है कि भाई ये मेरा बेटा है, नारायण है, लेकिन घर में हम सब परेशान ऐसे क्योंकि चित्रकारी करता रहता है कोयले की। तो बोले अच्छा ऐसी बात हो, जैसे मेरे पास भेज दो इनको। तो दूसरे दिन मुझे, ये 1964 की बात है। हाँ, मैं पूछने आई थी कब की बात है ये? 64 की बात है, जब मैं 9वीं या 10वीं क्लास में पढ़ता था। तो उनके यहाँ वो उज्जैन में बहुत बड़ा भारतीय कला भवन था, वो खुद चित्रकला सिखाते थे। तो दूसरे दिन मुझे वहाँ पे उनके भर्ती कर दिया। लेकिन जब वो, मैं उनके पास एक मेरे गाइडलाइन मिल जाती थी कि पेंटिंग बनाने लगा, स्केच बनाने लगा, उनके साथ जाने लगा जगह जगह लैंडस्केप वगैरह बनाने। तब क्या होता कि उनके घर में बहुत सा सामान पड़ा रहता था। मैं देखा मिट्टी के बर्तन, तो मैं पूछता ये क्या चीज़ें हैं? तो मिट्टी के बर्तन तुम क्या करोगे? फिर कोई मूर्तियाँ देखता है, कोई सिक्के देखता है, तो मेरी रुचि होने लगी। अच्छा। क्योंकि कारण क्या है कि हमारे पिताजी भी जो थे ना, उनके पास भी कलेक्शन इन चीज़ों का, अखबारों का और इनका होता था। क्योंकि वो पत्रकार भी रह चुके हैं, स्वतंत्रता संग्राम में सेनानी भी रह चुके हैं। तो वाकणकर जी तो पहले अवॉइड कर देते थे, फिर बाद में अच्छा बोलते कि तुम्हारा यदि इंटरेस्ट है तो आगे काम करो। तब तक मैंने उनके यहाँ पे डिप्लोमा फाइन आर्ट का कर लिया और BA भी पास कर लिया। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि तुम यदि आगे कुछ करना चाहते हो तो पुरातत्व प्राचीन भारतीय इतिहास में MA कर लो। MA इन आर्कियोलॉजी। हाँ, पहले क्या प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति होता था। अच्छा। पुरातत्व तो जुड़ गया बाद में, लेकिन है वही चीज़ है। तो वो पुरातत्व में मैं उनका विद्यार्थी बन गया। MA आर्कियोलॉजी एंशिएंट हिस्ट्री में उज्जैन से किया मैंने। तब उनके साथ क्या, जब पढ़ता भी था तब भी उनके साथ कई साइट्स वगैरह पे घूमने जाता था, जैसे रूनीजा है, दंगवाड़ा है, ऐसे कई साइट्स हैं। तो बाद में उन्होंने ये कहा कि तुम अभी क्या कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो करो। तो उस समय डिप्लोमा की एक वैकेंसी निकली, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा दिल्ली में होता था। तो मेरा फॉर्म भरवा दिया और मेरा एडमिशन भी हो गया। अब 1 साल मैंने दिल्ली में निकाला। अच्छा। दिल्ली में निकालने मैंने डिप्लोमा आर्कियोलॉजी किया, फिर बाद में वापस भोपाल गया। अच्छा। और फिर भोपाल से क्या उज्जैन भी गया मैं, तो वहाँ घर भी था मेरा। तो वाकणकर जी से कहा कि अब मैं तो पूरा बेरोजगार हूँ, क्या करूँ? तो उनका क्या था कि कोई प्लान था भीमबेटका में काम करने का। तो बोले यदि जब तक तुम काम नहीं मिलता तो मेरे साथ चलो, मेरे साथ काम करो। तो वो मुझे भीमबेटका ले गए, मैं और वो दोनों गए, बस से गए। और फिर बाद में वो पैदल, बहुत घना जंगल था भीमबेटका उस समय में। कि भोपाल पैदल से कुछ 40-50 किलोमीटर दूर वहाँ में करीब वहाँ से 55 किलोमीटर भीमबेटका है, होशंगाबाद रोड पे। तो वहाँ गए और उन्होंने यही डिसाइड किया कि यह उतना बड़ा स्थान है, 10 किलोमीटर लंबा चौड़ा, 10 किलोमीटर, तो क्यों ना आदि मानव सभ्यताएं आदि होना चाहिए। पेंटिंग तो उन्होंने 57 खोज ली थी, लेकिन बार बार जाते तो उनकी उत्सुकता बढ़ गई उनकी कि हम कुछ किया जाए। तो 1972 में उनको अनुमति मिली कि आप यहाँ उत्खनन काम करवा सकते हैं। अच्छा। तो मैं उनका असिस्टेंट बन गया, उनके साथ काम करने लगा मैं। अरे वाह। तो सीखते सीखते क्या हो गया, मैंने पूरे एरिया में जो उनके रॉक पेंटिंग कैसे बनाए जाते थे, आदि मानक पत्थर कैसे होते थे, ये मैंने उनसे सब पूरा ज्ञान सीख लिया। तो जितने मेरी सर्विस भी लग गई, लेकिन उनका साथ छोड़ा नहीं मैंने। तो क्योंकि उन्होंने मेरे एक लाइन दी और लाइन के आगे मुझे फिर ये भारतीय पुरा सर्वेक्षण में काम करने का मौका मिला। जगह जगह गया, सब जगह काम किया, पूरे देश भर में, चाहे राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, दमन दीव हो, छत्तीसगढ़ हो, सब मुझे, आगरा हो, सब जगह काम करने का मौका मिला। वो शासकीय नौकरी थी इसमें। तो ये सेंट्रल सर्विस होने से क्या पूरा ऑल इंडिया घूमना पड़ता है, ASI में ना, ASI के अंदर। लेकिन क्या है कि मेरा जो मन में उद्देश्य था कि मैं अपने आप को किस्मत वाला समझता था कि लोग जिस मॉन्यूमेंट को देख के हज़ारों मील दूर से यहाँ आते हैं और मुझे उसी विभाग में काम करने को मिला, इससे बड़ा सौभाग्य क्या है। तो मैंने अपने मन से यही सोचा कि मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं सेवा करूँगा। तो सेवा में क्या, हमें धरोहर की सेवा, हमारे ये जितने मॉन्यूमेंट्स हैं, एंशिएंट साइट्स हैं, इनकी सेवा करना हमने अपना धर्म समझा और वही करते चले आ रहे हैं। तो यही करते करते हमें काफ़ी समय, यानी लगभग मैंने 37 साल
इसमें काम किया। लेकिन क्या है कि वाकणकर साहब का जो साथ था मेरा, उनके साथ आखिर तक मैं उनके साथ रहा हूँ। यानी 1988 में अचानक ही वो सिंगापुर गए थे, वहाँ उनका स्वर्गवास हो गया था। लेकिन उनका जो काम था सेल चित्रों का, उसको कैसे आगे बढ़ाएं, तो मैंने प्रण किया कि यही काम मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो वही काम मैंने आगे, जब सर्विस में था तो मेरा उद्देश्य था कि रॉक पेंटिंग इन पे ज़्यादा काम किया जाए, क्योंकि गुरु जी का काम है, काम छोड़ना नहीं। तो पहले मेरे उन्होंने कहा भी था कि तुम इसमें काम वगैरह कर लो और कुछ ठीक क्या हो, तो पहले उन्होंने कहा तुम पीएचडी कर लो। तो पीएचडी तो कर नहीं पाया मैं, लेकिन क्या है कि ये जैसे ट्रांसफ़र होते हैं ना, तो मेरा गुजरात में ट्रांसफ़र हो गया, गुजरात में बड़ौदा में। तो बड़ौदा क्या है कि मैंने क्या है कि कई काम ऐसे किए हैं जब जोखिम थी उसके अंदर। वो वहाँ आपने रानी की वाव पे भी, हाँ, वो जो रानी की वाव है, वही इसके कह रहा हूँ मैं कि वहाँ जब मैं गया तो मैं उसे यही काम बताया कि यहाँ रानी की वाव, बहुत से गुजरात में बहुत मॉन्यूमेंट है। तो सबसे प्रमुख मुझे यही लगा, बोले आप इसका काम आपको करना है। तो 1981 में मेरी वहाँ पोस्टिंग हुई, तो मैंने सबसे पहला काम ये किया, रानी की वाव पे काम करना शुरू किया। उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कुछ खुदाई की थी, तो शेष काम बचा था, तो मुझे वो काम दिया, तो मैं वो काम करने लगा। लगभग 7 वर्ष मैंने वहाँ काम किया। इतने में क्या हुआ कि वाकणकर साहब से हमारे गुरु जी सरस्वती वैली का, सरस्वती नदी का सर्वे कर रहे थे। तो करते उस समय वहाँ भी आए, मेरे से कहा कि नारायण तुम ऐसा करो कि इसे पीएचडी कर लो, इतना बड़ा विषय है। मैंने एक मॉन्यूमेंट पे कैसे हो सकती पीएचडी। फिर उन्होंने मेरे टेक्निक बताई, इनकी मूर्ति कला है, इनकी जो स्थापत्य कला है, या और इनके समकालीन कलाएं हैं रानी की वाव की, आप उस पर काम कर लो। और उन्होंने उसमें मेरी सिनाप्सिस भी बना के दी, और फिर मेरा वो अप्रूवल भी मिल गया उसमें। तो पूरा मैंने 7 साल लगा के उसमें काम किया। लेकिन इतनी मूर्तियाँ उसके अंदर निकली, यानी कहना चाहिए वो ढह गई थी, एक तरह से कहना चाहिए किसी कारणवश या बाढ़ के कारण ढह गई। जब मैंने खुदाई शुरू की तो 20-25 फीट तक खुदा था, तो हमने पानी के लेवल तक लगभग 120 तो फीट, बावड़ी है ना वो पे? बावड़ी स्टेप पे, गुजरात में इसको वाव बोलते हैं। वाव बोलते हैं। तो 120 फीट की गहराई तक हम उस पर काम किया। तो उसमें कई स्टेप्स थी, उसमें 1 मंजिल, 3 मंजिल, 5 मंजिल और 7 मंजिल, ऐसे अलग अलग पवेलियन बने थे सब। तो 7वीं मंजिल के उसमें वहाँ पर कुआं था बहुत बड़ा, जिसे रुद्रकूप भी बोलते हैं, और पूरा मूर्तियों से भरा हुआ। और क्या है, हम लोग जहाँ जहाँ काम करते हैं मूर्तियाँ निकलती जाती, कुछ आधा खोदने के बाद मूर्तियाँ ऐसी निकली कि उसमें खरोंच तक नहीं लगी, यथावत एज इट इज। और कितनी पुरानी होंगी वो मूर्ति? वो सब 11वीं शताब्दी की थी। 11वीं से। और ऐसा कहते कि ये रानी की वाव है, तो लोगों को कन्फ्यूजन था रानी कौन हो सकती है। लेकिन स्टाइल से था, 11वीं शताब्दी की, सोलंकी शासकों के समय की, जब भीमदेव सोलंकी उस समय वहाँ थे। तो जब खुदाई कर सब तो नीचे पानी के लेवल पहुँचे, तो मलबे में से हमें एक मूर्ति मिली। वो मूर्ति थी रानी की, और रानी महाराज्ञी उदयमती। तो ना सुनते थे, लेकिन कंफर्म ये हो गया। अब जैसे कहावत बताई ना, कहावत है, उसको कंफर्म कैसे किया, वो कुतूत खनन से। तो रानी की वाव किसकी वाव थी, तो उदयमती की वाव थी। तो उदयमती जी ने जो मूर्ति बनाई वाव, बावड़ी, वो अपने पति के जो भीमदेव सोलंकी थे उनकी स्मृति में बनाई, क्योंकि वो मूर्ति भी हमें देखने को मिली राजा की, और राजा के वही फीचर्स उसके अंदर मूर्ति में जो एक राजा के होते हैं। दाढ़ी है, किरीट मुकुट है, उसे खड़े होने की स्टाइल है राजाओं जैसी होती है, सिरवत से चिन्ह होते हैं। हम मानते हैं कि देवताओं के बाद जो है राजा ही होता है, देवता प्रजापालक होता है, पालनहार होता है। तो वो हमने कंफर्म किया। और दूसरा इतने से साइंटिफिक चीज़ें हैं जो लोगों मैंने बताई इसमें। तो उसने पूछे साइंस क्या है, सबसे बड़ा साइंस ये है इसका पानी इतना शुद्ध है और इतना अच्छा पानी है कि लोगों के रोग खत्म हो जाते हैं। ये गले में एक उठाटी रोग कहते हैं, खराश जैसा, गुजरात में कहते इसका पानी पियेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो लोग काफ़ी पानी ले जाने लगे। अब भी पानी है वहाँ पे, उसमें नेचुरल पानी वाटर है, पानी है, साफ सुथरा पानी। अब तो बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है उसको, बहुत अच्छा पानी। लेकिन मैंने उसमें ऑब्जर्व किया है, हम देखते हैं 3 मौसम होते हैं, बरसात का, गर्मी का और ठंड का। तो कहीं भी आप कुएं बाउट देखेंगे कि अपने को लेवल मिलेंगे। तो यहाँ पर भी हमने 3 लेवल देखे पानी के, एक बारिश का देखा, ठंड का देखा और गर्मी का देखा। उसमें क्या होता है, बारिश के जो लेवल पानी ऊपर होता है, तो उस लेवल पे एक शेषशाही विष्णु की मूर्ति है, शेष नाग पे लेटे हुए विष्णु। तो यानी क्षीर सागर में विष्णु लेटते हैं, वो मिले। और उसके नीचे ठंड का लेवल, जब पानी कम होता है ठंड के दिनों में, तो उस लेवल पे भी एक मूर्ति है, वो भी शेषशाही विष्णु की। और गर्मी में जल स्तर बहुत कम हो जाता है, तो उस लेवल पे भी एक मूर्ति विष्णु की जो शेष नाग पे लेटे हुए हैं। तो मैंने उसको शेषशाही विष्णु कूप नाम दिया है, लेकिन ऐसे स्थापत्य की भाषा में कूप, रुद्रकूप कहते हैं। तो वहाँ पे जितनी गैलरीज मिली थी उनको क्लासीफाई किया। पहली दशावतार गैलरी है, जिसके अंदर विष्णु के दशावतार है,
मत्स्य वराह नरसिंह जो अवतार होते हैं उनकी मूर्तियाँ इतनी सुंदर लगी हैं कि भी आप देखेंगे उसमें नाक में या हाथ में उंगली में खरोंच तक नहीं है। यथावत कीचड़ हमने मलबा हटाया और वैसी वैसी मूर्ति दी। वो ऐसी मूर्ति निकली, ऐसा लगा कि जैसे वो साक्षात देवता हमारे सामने आके खड़े हो गए हो। इस प्रकार के देवता हमें लगने वहाँ। वराह की मूर्ति तो पृथ्वी को उठा के बाहर ले निकाल रहे हैं। वामन की मूर्ति देखी तो वो 3 कदम में पूरे पृथ्वी को नाप लिया, आकाश को नाप लिया। कल की अवतार को देखा जैसे होने वाला कल की अवतार उतना, यानी इतनी सुंदर मूर्तियाँ मैं कहना चाहूँ, मैं इसको वर्णन करना मुश्किल है, इतनी सुंदर। और कई बार आपको ये सब देख के ऐसा लगता है कि पहले के लोग हमसे कहीं ज़्यादा साइंटिफिक थे, ज़्यादा डेवलप थे। हम आज बात करते हैं विकास की। ये हर युग में अपना अपना लेवल ज्ञान का होता है। हाँ। उस समय जितना ज्ञान था उसके हिसाब से उनका बहुत था। आज भले हम कम माने इस युग में, लेकिन उस समय उतना ज्ञान बहुत था। यदि हम पाषाण युग का देखें कि मनुष्य ने जब विकास किया अपना पत्थर के हथियारों पे, तो कैसे विकास किया, जिसने वो बना लिया तो उसको लगा कि मैंने बहुत विकास कर लिया। तो विकास क्रम चलते 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 बहुत अच्छा चलता रहा है, जो अपने भारतीय संस्कृति के अंदर हम हर युग में देखते हैं। तो उन मूर्तियों के बारे में कह रहा था कि जो एक दीर्घा जो थे उसका नाम दशावतार था, उसका और वैष्णव दीर्घा थी। इसको वहाँ पे लोगों को समझना बहुत मुश्किल पड़ता है, लेकिन हमने एक एक मूर्ति को आइडेंटिफाई किया, एक एक मूर्ति का रिकॉर्ड किया, एक एक फोटो उसका तैयार किया। लेकिन इतना होने के बाद में कई बार रिस्क उठाई मैंने कि जैसे नीचे बड़ी ठंडक होती है पानी की, ठंडक कमर में लगने से क्या होता है कि कमर अकड़ जाती है। लगभग 1 महीने बीमार रहे। जब ठीक होने के बाद फिर काम शुरू किया हमने, तो 2 बार चक्कर आने लगे तो गिरते हुए बचा। जगह बहुत कम थी काम करने के लिए, एक तरफ मूर्तियों की दीवार और एक तरफ कुएं की गहराई। लेकिन फिर भी मैंने काम, एक बार मचान टूट गया, लेकिन मचान टूटने से क्या हम नीचे गिरते पूरे बच गए, नहीं तो लटक ही गए थे। जैसे तैसे निकाला हमें। तो इस प्रकार के रिस्क, लेकिन क्या होता है जब रिस्क हम जो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद रिस्क के बाद जो आनंद आता है, वो जितनी खुशी मिलती है उससे हम पिछला सारा भूल जाते हैं। ये चीज़ें अंदर हमने कहना चाहिए रानी की वाव का ये सामने किया। और रानी की वाव की इतनी पॉपुलरिटी, इतनी प्रसिद्धि हो गई थी कि इसको विश्व धरोहर में लेना पड़ा। जबकि मैं सेवानिवृत्त हो चुका था, तो मुझे फिर भी इसकी कमेटी में रखा कि इस काम पूरा करवाएं। तो उसके 2014 में विश्व धरोहर में उसको रानी के वाव को लिया। और आज हम देखते हैं, खुशी भी इस बात की है कि आज हम वर्तमान में 100 का नोट है, उस पर वही रानी की वाव बनी हुई है। अधिकतर सब पूछते हैं लोगों से, तो लोगों को आइडिया नहीं क्या चीज़ है। 100 के नोट पर ना, 100 के नोट पे तो देखेंगे आप वो रानी की वाव, देखिएगा 100 के नोट पे रानी की वाव की तस्वीर, वो देखना वो उसके। तो यानी इतनी अच्छी खुशी मिलती है मेरे को काम करने में। जैसे अब भीमबेटका में काम करता था वाकणकर साहब के साथ, तो उस समय बड़े जंगलों से घिरा था, जानवर से घिरा था, तो कई समय बहुत रिस्क उसमें लेनी पड़ती। उस समय क्या बहुत वाकणकर साहब तो चले गए, लेकिन लोगों का ये मानना था कि इतनी बड़ी विश्व की बहुत बड़ी सभ्यता है आदि मानव की, तो विश्व धरोहर में ले लेना चाहिए। रॉक आर्ट सोसाइटी, वर्ल्ड की रॉक आर्ट सोसाइटी, उन्होंने ये किया। तो हम लोगों ने प्रयास किया इसका, 2001 में प्रपोजल तैयार किए और 2003 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज में लिया गया। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना भीमबेटका 2014 में लिया गया है। यानी कहना चाहिए उसमें तरह तरह के ऐसा है कि इसके भी एक क्राइटेरिया होते हैं वर्ल्ड हेरिटेज के। उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो परंपरा चल रही है वो है कि नहीं। तो उन्होंने देखी बराबर कि रॉक पेंटिंग की जो परंपरा है प्राचीन काल से ला के वर्तमान तक चल रही है, लेकिन उसका स्वरूप थोड़ा बदल गया। पहले वो गुफाओं में बनते थे, फिर बाद में आदिवासी जो आसपास जो मकान है उनके दीवारों पे बनाने लगे। वो लोग यदि छोड़ के भी चले जाते शहरों में, तो वो कला नहीं भूलते, अपने दीवारों में तब भी बनाने लगते। तो परंपरा चली आ रही है जो आज तक चली आ रही है। तो एक बात बताइए, भीमबेटका के लिए कहते हैं कि महाभारत काल की हैं ये गुफाएं, वहाँ पे जो पेंट, थोड़ा बताइए उसके बारे में। ऐसा है कि नाम उसका भीमबेटका है, रिलेटेड महाभारत से ही है। तो इसलिए कहते हैं कि हर जगह धारणा होती है कि जब ये पांडव वनवास में गए, अज्ञातवास में या वनवास में, तो वो भीमबेटका में भी आए थे। वो इतना बड़ा लंबा चौड़ा एरिया है कि जैसे बड़ी विशाल चट्टानें हैं, तो कहते हैं लोग भीम की बैठक थी। तो आसपास लोगों का यही कहना है कि यहाँ भीम बैठा करता था। और अश्वत्थामा आज भी रात के समय में, क्योंकि अश्वत्थामा भी अमर है, उसके कहना है, उसके कहते हैं इसकी हाइट बड़ी है, आंखों की भुएं बड़ी बड़ी लटकी है, आदि पुरुष जैसा लगता है, ऐसे मानता लोगों की है वहाँ। लेकिन ऐसा कुछ हमने तो कोई देखा नहीं वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे आज भी धारणा यही है कि, और वहाँ जितना नाम देखेंगे गाँव के, वो पांडवों से संबंधित है। अच्छा। जैसे हम कभी भीमबेटका अंदर प्रवेश करेंगे तो भीयापुरा गाँव है, तो कहते हैं ये नाम इसका भीमपुर था। अच्छा। और थोड़ा कुछ आगे हम जाएंगे तो एक उजाड़ गाँव जैसा दिखेगा, तो कहते हैं ये पंडापुर है, पांडवपुर, यानी पांडव रहते हैं। और फिर आगे जाएंगे तो भीमबेटका मेन जो साइट है वो दिखेगी। तो भीमबेटका में क्या वो आदिमानव के चित्र बने,
बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, गुफाएं हैं, तो कहते हैं यहाँ भीम रहा करता था और बैठता भी था। बट अब तो काफ़ी टूरिस्ट आते हैं इन जगहों पर, भीमबेटका पर, या आपको लगता है कि अभी इसके बारे में और देश दुनिया में लोगों को जानने की ज़रूरत है? नहीं, अभी इसमें बहुत ज़रूरत है जानने की। अच्छा। क्योंकि है ना, ये जो आज के वर्तमान में जो हम शिक्षा पद्धति देखते हैं उसमें ये कंपलसरी होना चाहिए हमारी धरोहर को कैसे हम जाने। तो वो चीज़ें क्या, यदि हम धरोहर को बताएंगे आदि मानव की सभ्यताओं से वर्तमान तक की, तो एक ज्ञान लोगों को मिलना चाहिए ज्ञान परंपरा के अंतर्गत, कैसे हम विकास हुआ, हमारा प्रारंभ कैसा हुआ और आज हम कैसे, ये बीच में गैप है। और एक और बताना चाहूँगा कि जो रॉक पेंटिंग जो बनाते थे, शैल चित्र बनाते, आज भी लोगों के मन में कोई धारणा अलग है इनके। वो कहते हैं ये पिशाच गुफा है, यानी पिशाचों ने बनाई हुई है। भीमबेटका के लिए कहते हैं। हाँ। और बहुत से कहते हैं चुड़ैल की गुफा है ना, ये जो पेंटिंग है चुड़ैलों ने बनाया है, इसे फीमेल घोष जिसे कहते हैं। लेकिन ऐसा है कि ये तो केवल धारणा है, लेकिन इन धारणाओं के कारण ये शैल चित्र आज भी बचे हुए हैं। तो ये हम जब देखते हैं आजकल कुछ जंगल भी कटते हैं, लेकिन उसके हिसाब से बढ़ते भी हैं, तो हम लोग उसकी सुरक्षा के लिए भी बड़े साधन करते हैं। यानी हमारे विभाग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उसने इसमें काफ़ी काम किया है। एक बात बताइए, शैल चित्र जो हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ये प्री हिस्टोरिक हैं, ये कैसे सर्वाइव किए होंगे इतने साल? ऐसा है ना, देखिए सबसे पहले प्री हिस्टोरिक ऐसे कहते हैं पाषाण युग, जिसके अंदर मनुष्य का प्रारंभ हुआ है, थोड़ा विकास हुआ। जब तक पत्थर जब प्रयोग में लाए गए तो प्री हिस्टोरिक कहलाए। उसके बाद जब ताम्रात्मक युग चालू होता है, जब कृषि का युग होता है, तब ये अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन प्री हिस्टोरिक इसलिए कहते हैं कि प्री हिस्टोरिक पीरियड का जो लेट फेज होता है, बाद का अपर स्टोन एज, उस समय से पेंटिंग बनाने प्रारंभ हो गए। इनकी जो डेटिंग जो करते हैं सुपर इम्पोजिशन से, ओवरलैपिंग से, इनकी स्टाइल से, इनके जो उत्खनन में जो अवशेष मिलते हैं उस पर इसकी हम डेटिंग करते हैं। तो उसमें कई हमें कलर भी मिलते हैं, ये मिनरल कलर होते हैं सारे। उसमें क्या है, जब प्रारंभिक में हम जो देखते हैं कि पशुओं के चित्र हैं, नृत्य के चित्र हैं, यानी शिकार के हैं, यानी कई तरह के चित्र देखने को मिलते हैं। तो उससे हमें उस समय के जानवर की जानकारी मिलती है कि यहाँ ये फलाना फलाना जानवर था जो आज है नहीं। कई जगह हम देखते हैं गेंडे के चित्र हैं, भैंसे के चित्र हैं और हाथियों के चित्र हैं। आज तो जंगल में उतना है नहीं, वो लुप्त हो चुके हैं, लेकिन उनके अवशेष उन चित्रों के आधार पर आज भी वहाँ ढूंढते तो मिलते हैं। तो इस प्रकार से और क्या है कि अभिव्यक्ति होती है। एक पहले भाषा लिपि तो कुछ थी नहीं, और क्या थी हम कह नहीं सकते, लेकिन कैसे अभिव्यक्त करें। जब आदि मानव जो था, या गुफा में रहने वाला मानव यदि चराते हुए देखेगा गायों का झुंड जा रहा है, जानवरों का झुंड जा रहा है या कोई, तो वो उनके मन में अभिव्यक्ति हुई, तो वो कैसे प्रकट करें, तो चित्र बनाया करता था, जो देखता वो बनाता। तो इसमें हमें कई चीज़ें देखने को मिली, यानी कालांतर में हमें युद्ध के भी उसमें दृश्य मिले, कोई ग्रुप भी मिले, योद्धा मिले, शिकारी मिले, और कहना चाहिए ढाल तलवार लिए युद्ध करते हैं। यानी कई तरह के जो जीवन से संबंधित जितने पहलू है वो हम उसे देखने को मिलते हैं वहाँ। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से हमने पीपल्स पद्मा देखा कि ऐसे लोग जिनके बारे में शायद दूसरों को नहीं पता होता है, देश भर को नहीं पता चलता, लेकिन उनका काम बहुत अच्छा है, बहुत असाधारण काम वो कुछ कर रहे हैं और उनको सम्मानित किया जा रहा है। कभी आपने सोचा था कि आपको पद्मश्री मिलेगा, और पीपल्स पद्मा के बारे में आपकी क्या सोच है? पहले देखिए, ये तो मेरे सोच तो बड़ी पुराने समय की है। हाँ। कि अखबार में पढ़ता रहता, पद्मश्री हो गया, पद्म भूषण हो गए, भारत रत्न हो गए, सब। तो 1975 में हमारे गुरुजी वाकणकर साहब थे, आज से 50 साल पहले। 1975 में भीमबेटका और पुरातत्व के काम में उनको पद्मश्री मिला था। तो मेरे को भी मन में लगा कभी हमें भी मिलना चाहिए। ये तो मन में सोच देखो हर व्यक्ति 50-51 साल बाद आपको, आप पूरे देखिए 1975 में उनको मिला, और ठीक 50 साल के बाद मुझे वो मिला। कहने में गुरु शिष्य परंपरा है, ये मैं तब से मन में सोचा है। जब से हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने जब से इसको ओपन कर दिया, हर नागरिक के लिए कर लिया। नए बच्चे हैं, क्लास 12th में आजकल इतना करियर की बात होती है, तो कोई बच्चा आर्कियोलॉजी का सब्जेक्ट क्यों चुने या आर्कियोलॉजिस्ट बनने का सपना क्यों देखे? आपकी उनको क्या सलाह होगी कैमरे में? भाई मैं तो ये सलाह ये पुरातत्व के लिए, क्योंकि इतिहास का ज्ञान बहुत ज़रूरी होना चाहिए, और इतिहास का ज्ञान तभी होगा जब हम पुरातत्व सीखेंगे। क्योंकि ऐसा इसको पुरातत्व की हम जितनी पब्लिसिटी करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, उतना लोगों को मन में लगेगा। और ये हमको प्रचार और प्रसार जो है अभी से ही करना है। जब बच्चा 6ठी 7वीं क्लास में पहुँचता है तो उनको सामान्य विज्ञान में, जनरल साइंस में ये विषय होता है कि आदि मानव की सभ्यता होगा। यदि उस समय से ही हम उनको बच्चों को प्रैक्टिकल ये चीज़ें बताएंगे, वो सब टूल्स बताएंगे, सिक्के बताएंगे, सब चीज़ें बताएंगे, तो उनको देखने में बड़ा मन लगेगा। ऐसे हम लोग प्रैक्टिकल करते भी हैं। लोगों को बड़ा पुस्तक में देखेंगे
तो कुछ लगेगा नहीं। जब प्रत्यक्ष में वो टूल्स देखते हैं तो बड़े झूम पड़ते हैं देखने के लिए। ऐसे भाले होते थे, ऐसे वो चाकू होता था, ऐसा वो कुल्हाड़ियाँ होती थी, क्योंकि तभी तो बच्चों को समझ में आएगा जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं बताएंगे। और आगे जाके जैसे बढ़ते हैं तो रोज़गार के लिए इसमें अवसर आते हैं, लेकिन खोज अपने को करना पड़ेगी। इसमें यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें वैकेंसी निकलती है, राज्य पुरातत्व में निकलती है, केंद्र सरकार में निकलती है, और कई ऐसे NGOs हैं उनमें रहती है। डॉक्टर व्यास, अगर हम जैसे ये कहें कि भाई कितनी जगहों पर खुदाई चल रही है या कितने सालों से होती, अलग अलग साइट्स पर होती रहती है, अगर मैं प्रतिशत में पूछूं आपसे, कितना प्रतिशत इतिहास हम ढूंढ चुके हैं और कितना अभी भी नीचे दबा है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होगा? ऐसा है, अभी इतिहास अपने बहुत दबा हुआ है। अरे हम देख रहे हैं हर जगह सभ्यता नगर बढ़ते जा रहे हैं, और पुराने टीले वगैरह भी कटते भी जा रहे हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अब जितनी भी अभी नगर और सभ्यताएं हैं ये अभी हमें देखना बाकी है। जहाँ जाके हमें कहावतें हैं जो सुनते हैं या पुस्तकों में या किसी की ज्ञान की बातें मिलती है, तो हमें उसको कंफर्म करना है, उसको साहित्य को, कहावतों को एक ऑथेंटिसिटी यानी एक पक्का प्रमाण प्रस्तुत करना है कि वहाँ ये सभ्यताएँ थी। अच्छा, इतने साल के आपके आर्कियोलॉजी के करियर में कभी ऐसा हुआ कि कहीं खुदाई में गए, उत्खनन चल रहा है, कुछ है, कोई सबसे भावुक क्षण आपके लिए रहा हो, इमोशनल मोमेंट? ऐसे मेरे भावुक क्षण तो बहुत रहे हैं, जिसमें कुछ घटनाएं भी घटी है मेरी। तो उनके जैसे अभी हमारे कुछ आर्कियोलॉजिस्ट स्पेन से आए थे, उनके साथ हम कठोतिया गांव है भोपाल के पास, वहाँ बहुत बड़ा घना जंगल है, और शैल चित्रों के अध्ययन के लिए आए थे। अब हम पूरा ग्रुप गया 4-5 लोगों का, और किसी ने वहाँ मधुमक्खी को छेड़ दिया। मधुमक्खी, हनी बी जैसा आप जानते हैं, जो कि खतरनाक, शेर से आप बच सकते हैं, मधुमक्खी से नहीं बच सकते। अटैक से नहीं। तो मधुमक्खी इतनी उड़ी, तो सबसे पहले मेरी ड्यूटी थी कि इन जो 3-4 हमारे लोग इनको बचा, तो उनको 1-2 मक्खियाँ काटे, उनको भगाया जल्दी उड़ा के। लेकिन मैं पीछे रह गया, तो मेरे ऊपर मक्खियों का बड़ा इतना भयंकर हमला हुआ कि मैं आपको कह नहीं सकता। लेकिन मक्खियों से बच के जैसे नीचे आया, वो मेरे जीवन का सबसे बड़ी चीज़ वो है। नहीं तो ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे लिए क्या होता है, और भी कई ऐसी घटनाएं, जैसे सोच भी नहीं सकते कि एक बार गाँव का सर्वे कर रहे थे, एक पहाड़ पे किला था बहुत ऊँचा, उसका रायसेन ज़िले में, चढ़ तो गए, पानी भी ख़त्म हो गया, हालांकि ठंड के दिन थे, प्यास नहीं लगती, लेकिन इतने चढ़े कि गर्मी हो गई। अब प्यास कहना चाहिए अब गए ऐसा लगने लगा। लेकिन बाई चांस देखा, एक वहाँ गड्ढा जैसा था, पोखर छोटा सा होता है पत्थर के अंदर, उसमें पानी भरा हुआ था। पानी भरा था, उसमें पानी इतना मटमेला था, और जितना पानी था उससे उतने ही लगभग उसमें कीड़े थे पानी में चलने वाले। तो फिर मैंने कहा चलो मरता क्या ना करता, यही करो। तो मैंने थोड़ा रुमाल निकाला, कटोरी निकाली, छोटा सा लोटा गिलास था, उसमें हाथ से पानी उसमें डाला, तो देखा तो इतने कीड़े उसके अंदर। तो वो पानी पिया हमने, और फिर हमने कहा चलो अब थोड़ी शांति मिली। लेकिन भगवान का नाम लिया, अब कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सब पच गया हम लोगों का। तो ऐसी ऐसी घटनाएं कई आती है। आपका ये जो मैं कमिटमेंट देख रही हूँ ना, और पुराना हमारा इतिहास खंगालना की जो हम बात कर रहे हैं, उसमें कई बार क्या होता है, हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ पे हम लोग जब देखते हैं ना, कि हम जैसे लोग टूरिस्ट जाते हैं, और टूरिस्ट कई बार उस पर कहीं खरोच के अपना नाम लिख देंगे, फलाना लव्स दिस पर्सन, ऐसे करके आई लव यू। ये आप जैसे लोगों को कितना दुख होता होगा ना, जब अरे हमें इतनी तकलीफ होती है कि अमर होने के लिए ये करते, अरे काम करें तो अपने आप अमर हो जाएंगे। लेकिन हाँ, इससे लिखने से क्या होगा, हमारी धरोहर खराब होती है। जैसे हम पेरेंट की सुरक्षा करते हैं, वैसे धरोहर की सुरक्षा करना, वहाँ पे चिल्ला चोट नहीं करना, चोरी नहीं करना, खेलना कूदना नहीं चाहिए, लिखना नहीं चाहिए। कई काम ये एक सामाजिक एक अपना गुण होना चाहिए व्यक्ति के अंदर, कि हमारी धरोहर है, एक शांति का प्रतीक है, शांति का संदेश देते हैं, हमें इनको कभी बिगाड़ना नहीं। यदि हम इनको बिगाड़ेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा। तो हमें सरकार तो कर रही सुरक्षा, लेकिन इसमें मनुष्य का, आदमियों का या विजिटर्स का, बच्चों का नैतिक कर्तव्य होता है कि हम इनकी सुरक्षा में ध्यान दें। और मैं आज आपसे एक बात कहना चाहूँगी, मैं जब अगली बार भोपाल आऊँगी तो मैं आपके साथ भीमबेटका जाऊँगी। नहीं चाहिए, मैं तो कहता हूँ हमारे साथ बहुत साइड घूमी है। हमारा जो समर्पण है, मेरा और मेरी पत्नी साधना व्यास का, यही समर्पण है कि हम धरोहर के लिए काम करना है, हमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि हम वही कहते हैं सबसे, देश हमें सब दे रहा है, पर हम देश को क्या देंगे। कितनी सुंदर बात आपने कही कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर व्यास, हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, और एक छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से।